नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राजनीति की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वो खबर ऐसी है कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि वो खबर जैसी बताई जा रही है वो खबर वैसी है नहीं। खबर है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस कारण से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अंधा भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि दिन में जो उपराष्ट्रपति बहुत एक्टिव नजर आ रहे थे, अचानक वो अपना इस्तीफा दे देंगे और कह देंगे कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच बातचीत हुई। जगदीप धनखड़ की पिछले दिनों में जो एक्टिविटी थी वो अखर रही थी। हमने मुश्किल से 1 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था। मैं अगले वीडियो में उसका जिक्र भी करूंगा, विस्तार से दिखाऊंगा, जिसमें राज्यसभा टीवी, संसद टीवी के अंदर हो रही नियुक्तियों को लेकर भारी हंगामा था। हमने वो एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी। देश में किसी चैनल के पास वो खबर नहीं थी। उस खबर के बाद भारी हंगामा हुआ। मैं ये बातें आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बड़ी खबर यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद की क्या कार्रवाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं? ऐसी खबरें, ऐसी चर्चाएं दिल्ली में अचानक फैलने लगी। सितंबर से पहले अगस्त महीने में कुछ बड़ा उलटफेर भारत की राजनीति में हो सकता है, ऐसे अनुमान लोग पहले लगा रहे थे। लेकिन इस बीच में जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा, दिन में जो आदमी इतना एक्टिव नजर आ रहा हो, हाउस चला रहा हो, एक जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में कह रहा हो कि मैं बहुत जल्दी फैसला दूंगा, रात को अचानक एक प्रेस नोट आता है कि मैं स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाता है। 2027 तक उनका कार्यकाल था। बताया जाता है कि पिछले दिनों किसानों के मुद्दे पर भी कुछ मामला गड़बड़ाया था। ये किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे जिससे सियासी हलचल मची थी। 2024 में उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा था कि सरकार ने किसानों से किए गए लिखित वादों, खासकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और 2020-21 के किसान आंदोलन के तहत दर्ज मामले को वापस लेने जैसे मुद्दों पर अमल क्यों नहीं किया। ये वादा 9 दिसंबर 2021 को किया गया था, जब 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की बात सरकार ने किसानों से आश्वासन दिया था। तो धनखड़ ने कहा, आखिर किसानों से जो लिखित वादे किए गए थे उन्हें क्यों नहीं निभाया गया। एक एक पल भारी है। लोग कहने लगे थे कि क्या अगले सत्यपाल मलिक बनने जा रहे हैं जगदीप धनखड़। और ये एक बड़ी बात ये भी है कि 75 साल के उम्र से पहले, अभी जगदीप धनखड़ 75 साल के हुए नहीं है, उन्होंने इस्तीफा देकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और संदेश दे दिया है कि अगर उम्र हो गई हो तो साइड में आ जाना चाहिए। मोहन भागवत जी ने कहा था कि 75 के हो जाओ, लोग बधाई दें तो खुश मत हो, ये मान लो कि अब आपकी विदाई की वेला आ गई है। लोग अब नए चेहरे को देखना चाहते हैं, नई बात सुनना चाहते हैं। तो इसके पीछे राजनीति क्या है, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे कहानी क्या है? क्या सतपाल मलिक की राह पर जगदीप धनखड़ चल रहे हैं, या जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ और राजनीति, मोदी जी के लिए कुर्सी खाली। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करूंगा। केपी मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देर रात को मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। पहले तो जी, आप धन्यवाद। की स्थिति में आ गए होंगे, लेकिन बड़ी खबर आई थी और चूंकि आप बहुत करीबी हैं और आप इन सारे पहलुओं पे नजर भी रखते हैं, अचानक ये जो इस्तीफा हुआ है जगदीप धनखड़ का, वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा है। मैं कह रहा हूं कि अंधा भी नहीं मानेगा कि जो व्यक्ति दिन में इतना एक्टिव था, हाउस चला रहा था, वो रात को कह दे कि मैं स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं। कहानी क्या है केपी मलिक जी, जरा बताइए। संजय जी, पहली बात तो ये है कि मैं पिछले कई दिन से आपको लगातार खबरें दे रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और वो बड़े की शुरुआत यहां से हुई है। लेकिन मेरे दिमाग में घंटी तभी बज गई थी कि जब मैं पार्लियामेंट में नड्डा जी को सुन रहा था।
नड्डा जी ने एक सेंटेंस जो है किस कॉन्फिडेंस के साथ बोला, आपको भी ध्यान में होगा, उस पर काफी चर्चा भी दिन में हुई है कि नथिंग गोइंग टू रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड में कुछ नहीं जा रहा है। मतलब अब उन्होंने जो है धनखड़ जी का जो कंट्रोल था वो भी अपने हाथ में ले लिया है। तो संसद जो है, राज्यसभा जो है एक मजाक बन के रह गई थी और उनको ये हो गया था कि बिल्कुल रबर स्टैंप है, ये जता दिया गया। आप मुझे बताइए, अगर इनका इस्तीफा 10 दिन पहले हो जाता तो कोई चर्चा नहीं होती और कोई इतनी बड़ी बात ये नहीं किसी को लगती। हाँ भाई, हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो, बीच में 4 दिन हॉस्पिटल में रह सकते थे, अभी रहे भी थे कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में, और तो इस्तीफा हो गया तो एक नॉर्मल बात एक मानी जाती। आज दिन भर हाउस में रहे, 2 बार 3 बार हाउस एडजन हुई, हाउस में आए, जिस तरीके से भाग लिया, कोई नहीं कह सकता कि उनको कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम थी। एक ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ मंत्रियों की मीटिंग ली और तुरंत जो है इस्तीफा धनखड़ जी का हो गया। इसके पीछे क्या राज है? तो ये समझने वाली बात है कि जो उठापटक चल रही है और इस उठापटक के केंद्र बिंदु संजय जोशी हैं, मोहन भागवत जी हैं। तो यहाँ ये चीज है कि कहीं ना कहीं डंडा मजबूती से शुरू हो गया है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं, उनके लिए कुछ नई अच्छी कुर्सी सजाई जा रही हो और उनके लिए जो है कुछ तैयारियां शुरू की जा रही हो, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से तो प्रधानमंत्री पद के बाद दूसरा बड़ा पद यही है। हो सकता है कि इसके बाद जो है एक और स्वास्थ्य खराब हो जाए कुछ दिन के बाद और फिर प्रमोशन मोदी जी का उधर हो जाए, इस तरह की भी तो चर्चाएं हैं। आपका आपका लेकिन इशारा ये है कि मोदी जी के लिए उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी खाली हो और फिर द्रौपदी जी भी बीमार हो जाएं और फिर ताजपोशी मोदी जी की राष्ट्रपति पद के लिए हो जाए, ऐसी आपकी आशंका है, ऐसी चर्चा है। मैं सही हूं अपनी जगह? देखिए संजय जी, इस जो पिछले 11 वर्षों में हमने कैसी कई सारी ऐसी अनोखी चीजें देखी हैं जो आज तक देश में हुई नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे आपको गिनवाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे मंत्री रहे हैं 10-10 साल जो आज भी बैठे हुए हैं, जो कल्पना नहीं कर सकता कोई। और जब हम लोग उनसे पूछते हैं कि क्या परिस्थिति है, क्या है, वो रबर स्टैंप बने हुए हैं, ये हमें पता है। मैंने आपको अभी 3 दिन पहले जब हमारी आपकी चर्चा हुई थी, मैंने आपको आपके चैनल पे कहा था कि कई अधिकारी ऐसे हैं जो कुंडली मार के बैठ गए हैं और उन्होंने सरकार के नुमाइंदों की बात सुनना बंद कर दिया है। अब आप बताइए, अगर मंत्री को आदेश दे रहा, वो सुन ही नहीं रहा ऑफिसर, तो वो क्या करे मंत्री? ये परिस्थितियां सेंट्रल गवर्नमेंट में और ये परिस्थितियां उन राज्यों की सरकारों में हो गई हैं जहां भाजपा की सरकारें हैं, डमी सीएम या डमी मंत्री हैं। तो ये चीजें अभी बदलाव हो रहा है बहुत ज्यादा, और आप ये शुरुआत है अभी। अभी आप देखेंगे, आपने पहले 20 दिन का सत्र किया, आपने कहा कि 13 अगस्त को खत्म कर देंगे, फिर आपने बढ़ा के उसको 21 अगस्त कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्या आप कर रहे हैं? तो ये चीजें शुरुआत है अभी, और भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो वार चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, उसमें कई विकेट गिरेंगे और कई नए खिलाड़ी टीम में शामिल होंगे। आने वाले समय में ये देखेंगे। इससे ज्यादा खुलासा अभी करने की स्थिति में मैं भी नहीं हूं, और कई जगह ऐसा ना हो कि खुलासा करके कई लोगों का नुकसान हो जाए और कई लोगों को मौका मिल जाए। तो इससे ज्यादा तो संजय जी मैं अभी बताने की स्थिति में हूं नहीं जी। नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा खुलासे अभी जब तक चीज़ें सामने ना आ जाएँ, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पिछले दिनों उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी शिवराज सिंह चौहान से पूछा था कि अभी तक जो किसानों से वादे किए गए थे, वो वादे पूरे क्यों नहीं हुए? क्या माना जाए कि एक कारण ये भी था कि उनका कि वो मुखर हो रहे थे और सरकार को लगा कि ये दूसरे सत्यपाल मलिक ना बन जाएँ, इसलिए इशारा किया गया कि अब आपकी विदाई की वेला आ गई। सत्यपाल मलिक की राह पर एक और जाट नेता। नहीं नहीं, ये मैं इस पे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। आप इसके गवाह हैं, आप ही के चैनल पे, आप ही की डिस्कशन में मैंने वो बात कही थी कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट, इसको हमारा समाज बिल्कुल पसंद नहीं करता। और आप ही के उस प्रोग्राम की वो क्लिप काट के राजस्थान में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के जाटों में वो वायरल हुई थी। मुझे दुनिया भर के फोन आए थे। तो सतपाल मलिक से इनको जोड़ना, मुझे लगता है कि सतपाल मलिक को नीचा दिखाने वाली बात है।
आप जानते हैं इनको किस प्रकार से इनको पद मिला था, और जो पद इनको मिला था वो पद सत्यपाल मलिक को मिलने जा रहा था। सत्यपाल मलिक ने जो काम कश्मीर में किया था और पत्ता उन्होंने नहीं हिलने दिया था धारा 370 लागू करवाने में, और जिस प्रकार की चीजें हुई थी, ये उपराष्ट्रपति का पद सतपाल मलिक के लिए आरक्षित था। लेकिन सतपाल मलिक ने उससे पहले, देखिए, एक लिमिट तक आप चीजों को सहन कर सकते हैं। सतपाल मलिक के सिर के ऊपर से पानी गुजर गया था, तो तत्काल उन्होंने वो निर्णय लिया था, और वो निर्णय लेने के लिए किसी भी नेता को एक हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत सतपाल मलिक में है, वो धनखड़ जी में नहीं है। देखिए, धनखड़ जी अभी एक बहुत ही मैं कहूंगा सम्मानित पद पे थे, हालांकि अभी उन्होंने रिजाइन कर दिया है, अब एक्सेप्ट अभी तक नहीं हुआ है, हो जाएगा, लेकिन अभी उनके बारे में कोई इस तरह की टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन इनकी तुलना सतपाल मलिक से करना मुझे लगता है बेईमानी होगा। सतपाल मलिक में इनमें बहुत फर्क है, उस तरह से तो इनको बिल्कुल नहीं होगा। ये आपको आगे आने वाले टाइम में तस्वीर साफ हो जाएगी, क्यों दिया, क्या दिया। तो ये तो आप गलत कह रहे हैं, इससे तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मलिक साहब, एक तस्वीर पूरे देश ने देखी थी और बहुत आलोचना हुई थी, जो वो मोदी जी के सामने यूं यूं करके हाथ जोड़ रहे थे, और ये कहा गया कि उपराष्ट्रपति का पद हैसियत में किसी भी रूप में इस तरह का नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के सामने इस तरह हाथ जोड़ते हुए नजर आए। बाद में नाराज भी हो गए थे धनखड़ साहब, और उन्होंने कहा भी था कि उम्र में बड़े हैं, अगर मैंने हाथ जोड़ दिए तो क्या बुरा हुआ, इस तरह की बातें की गई। लेकिन कई मामले ऐसे आए जिसमें उपराष्ट्रपति पद की गरिमा धनखड़ साहब ने खराब की। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई मानता नहीं था कि हाउस के अंदर जो व्यवहार था वो किसी भी रूप में उचित था। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जाते जाते एक बड़ा बदनामी का दाग धनखड़ जी के ऊपर लगा? जो उपराष्ट्रपति, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुर्सी व्यक्ति के बैठने से सुशोभित होती है। कुर्सी, जो व्यक्ति उसके ऊपर बैठता है उससे कुर्सी का मान बढ़ता है। तो मैं कह सकता हूँ कि धनखड़ जी ने कम से कम ऐसा व्यवहार तो नहीं किया था। लोग उनको याद कर रहे हैं। हाउस में उन्होंने जो व्यवहार कई सांसदों के साथ किया, फटकारा, और एक बात तो बड़ी आलोचना भी हो गई थी कि आप इस तरह फटकार रहे हैं, वो भी 3-3 4-4 बार के चुने हुए सांसदों को। आपको लगता है कि मलिक साहब सत्ता की निष्ठा में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए थे और शायद अपनी कुर्सी का मान भी उन्होंने ताक पर रख दिया था? देखिए संजय जी, अगर आप देखें, जाट समाज में खासकर जो इनके प्रति चर्चा होती थी, कोई भी समाज चाहता है कि उनके समाज का व्यक्ति आगे बढ़े, बड़े पद पर सुशोभित हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति पद पे जाकर जाट समाज को एक जो है सम्मानित करने का काम किया, लेकिन वो सम्मान वो अधिक दिन तक बनाए नहीं रख पाए। सबसे बड़ी घटना जब 13 महीने दिल्ली में किसानों का धरना चला, लगभग 700 किसान उसमें मारे गए, शहीद हो गए, उस पे एक भी टिप्पणी धनखड़ जी का ना करना लोगों को नागवार गुजरा। उल्टा उसके बाद जब इनके ऊपर एक मिमिक्री एक सांसद ने कर दी, तो तत्काल ये उसकी किसान की चादर के नीचे छुप गए और जाटों का चोला ओढ़ लिया इन्होंने कहा कि अपमान हुआ एक जाट समाज के व्यक्ति का, अपमान हुआ एक किसान पुत्र का। तो हमने सवाल उठाया था कि जाटों का सम्मान तब कहां चला गया था जब जाटों की बेटियां जंतर मंतर पे थी और दिल्ली पुलिस उनको बूटों से कुचल रही थी, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसके बाद जो किसान शहीद हुए थे 13 महीने की सरकार में, उसमें अधिकतर जाट थे और किसान थे, तब आपका सम्मान कहां चला गया था? तब आपके मुंह से एक शब्द उनके प्रति नहीं निकला। तो ये इस तरह की बातें करना, लगता था कि कहीं ना कहीं ये मोदी जी की, प्रधानमंत्री की एक चापलूसी कर रहे हैं इस तरह से करके, और ये राष्ट्रपति का पद पाना चाहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का पद कहां पाएंगे? ये तो उपराष्ट्रपति का पद ही नहीं बचा पाए। तो ये तो अपने कर्मों की वजह से ही राष्ट्रपति का भी कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, राष्ट्रपति कहां बन पाएंगे? ये कोई भी व्यक्ति इस उच्च स्तर पर जाकर इस तरह का आचरण करना, मुझे लगता है ये शोभा उनको नहीं देता। और उन्होंने जिस तरह का आचरण किया है और जो इज्जत उन्होंने बनाई थी समाज में, वो इज्जत कहीं ना कहीं गंवा दी है। और अब उनको इस बात का एहसास होगा जब वो उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र देने के बाद समाज में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, जिस प्रकार से उनका स्वागत होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि उस समाज में उनका उस प्रकार से स्वागत होगा। जी। तो कोटी कह रहे हैं कि अभी मलिक साहब, एक बात और पूछना चाहूंगा, आपको लगता है
कि ये धनखड़ जी ने जो लाइन लिखी कि तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं, तो क्या केवल लोग कह रहे हैं कि अमित शाह नाराज थे? जिस तरह संसद टीवी में कुछ नियुक्तियां भर्तियां हो रही थी, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की भर्ती कराना चाह रहे थे, उससे अमित शाह नाराज थे। दूसरा, कि ये जो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं, ये बात मोदी और शाह के स्तर पे फैसला हो गया होगा या मोहन भागवत को भी बताई गई होगी कि ये इस्तीफा होने जा रहा है? और इसी के साथ एक सवाल और कि अब क्या 75 साल पूरे होने वाले इस्तीफे शुरू हो जाएंगे? देखिए संजय जी, ये मैंने आपको कहा कि ये एक शुरुआत है और आप ये देखिए कि संसद का पहला दिन है। संसद का पहला दिन है, आप तो 2-4 दिन इंतजार ही नहीं कर पाए कि आपको एक बड़ी घटना मिल गई। और ये सिलसिला शुरू हुआ है और ये सिलसिला दूर तक जाएगा और आप बड़ी-बड़ी घटना, बड़े-बड़े विकेट गिरते और खड़े होते देखेंगे। दूसरी बात ये है कि इसमें अ, मोहन भागवत जी को बताना या ना बताना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन इनको कम से कम पहले नहीं बताया गया था, इनको तुरंत बताया गया है और इनको मेरा मानना ये है कि मेरे जो सूत्र बता रहे हैं, जो आज मंत्रियों की मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने ली थी दोपहर के बाद, उस मीटिंग में निर्णय हुआ है कि इनसे तत्काल इस्तीफा लिया जाए। क्योंकि आज बड़ी गर्मा-गर्मी हुई जिस प्रकार से हाउस के अंदर, वो एक बहाना भी मिल गया है और नड्डा वाला बहाना भी बड़ा बहाना माना जा रहा है और अभी किसको कहाँ लाया जाएगा, कुछ चेंजेज होंगे, उस मद्देनजर इनका इस्तीफा दिया गया है। मेरा अभी ये मानना है। जी। ये जो लेटर है ये आज उपराष्ट्रपति जी का है जो उन्होंने इस्तीफे पे दिया है और ये कहा है कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट, सबका बहुत बहुत आभार। 2022 में बने थे, 27 तक कार्यकाल था। लेकिन ये बात तो आप मानेंगे केपी मलिक जी, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें ये संभव नहीं है कि बिना नागपुर की सहमति के, बिना मोहन भागवत जी की अनुमति के जगदीप धनखड़ अपना इस्तीफा दे दें। और इतना इतना तो मन में, हृदय में उनके प्यार नहीं आ गया होगा कि भाई इस्तीफा दे देना चाहिए। वाकई बीमार होते तो मान भी लिया जाता। जो इंसान शाम तक बिल्कुल बढ़िया चेयरफुल तरीके से चेयर पे बैठा हुआ है, अच्छा खासा जोशीले बात कर रहा है, शाम को कह रहा है कि मेरा हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ये तो बिल्कुल ही ऐसा बचकाना वाली बात है। संजय जी मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारी चीजें होंगी और बहुत सारी चीजों पे सहमति बन रही है। संघ अभी ऐसी स्थिति में है कि उसने पूरी तरह से दबाव बनाया हुआ है और अभी गुजरात लॉबी घिरी हुई है। गुजरात लॉबी चारों तरफ से घिरी हुई है। अब पहले ये था कि विपक्ष घेर रहा था, बाहर के लोग घेर रहे थे, अब अंदर के लोगों ने घेरना शुरू कर दिया है, जो बहुत ही खतरनाक है। आप ये देखिए कि आज तक 1 साल से अधिक हो गया है, आज तक आप अपने संसदीय दल की मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं। आपको डर है कि कहीं बगावत ना हो जाए उसी मीटिंग में। तो आप इससे आपको समझ लेना चाहिए कि पार्टी के अंदर क्या स्थिति है और इसमें आप इस बात को आप मना नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे सांसदों की, ऐसे कार्यकर्ताओं की, ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो आज भी भारतीय जनता पार्टी के विचार से, संघ की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, खासकर मैं संजय जोशी की बात कर रहा हूं, जिनको कांग्रेस ने सीधे सीधे राज्यसभा का ऑफर दिया था और संजय जोशी ने ठुकरा दिया, और एक बार नहीं, कई बार। और ऐसे और भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं कि वो पार्टी छोड़ ही नहीं सकते चाहे कुछ भी हो। अगर यही सिचुएशन किसी दूसरे दल में होती, कांग्रेस में होती, तो बहुत सारे लोग आज पार्टी छोड़ चुके होते। आप ये देखिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी से 20 सांसद भी टूट जाते हैं, 10 सांसद भी टूट जाते हैं और वो कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, तो तत्काल सरकार गिर जाती है। और ये परिस्थिति में अगर कांग्रेस होती तो अभी तक टूट चुकी होती पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नहीं टूटी। उसका कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी में अधिकतर लोग उस विचारधारा के हैं जो कहीं ना कहीं संघ की विचारधारा है या भारतीय जनता पार्टी जिन सिद्धांतों पर बनी हुई है। आपको याद है कि वाजपेयी जी ने एक वोट भी लेना गवारा नहीं समझा था और अपनी सरकार गिरा ली थी। ये तो वो पार्टी है। अब आज भटक गई है उन सिद्धांतों से, वो बात अलग है, लेकिन आप ज्यादा दिन तक नहीं भटका सकते उसको। तो अब ये अंतिम दौर में मामला चल रहा है, मेरा ये मानना है। जी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जाट समुदाय पहले भी खुश नहीं था। सतपाल मलिक के संग जो व्यवहार किया गया, वो आदमी हॉस्पिटलाइज्ड है, बीमार है, उसकी ईमानदारी पे शक नहीं है, लेकिन उसके घर में सीबीआई भेज दी गई।
उनको अपमानित किया गया, उनको सुरक्षा नहीं दी गई। जिस आदमी ने इतना बड़ा घोटाला खोला कि राम माधव और अंबानी आए थे, 300 करोड़ की डील कर रहे थे, अकेला उसको परेशान किया गया। जिस तरह खिलाड़ियों को घसीटा गया, उससे जाट समुदाय नाराज था, सतपाल मलिक से व्यवहार से जो किया गया उससे नाराज था। इस बीच में धनखड़ जी का भी इस्तीफा। तो क्या जाट समुदाय में भी अभी एक बात उठेगी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाट समुदाय का भविष्य भी बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है, या ऐसी कोई असंतोष की भावना जाट समुदाय में आएगी? देखिए संजय जी, अगर आप देखें, जाट समुदाय 99% किसान है और किसानों के प्रति ये सरकार बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाई है। उनके किसानों के लिए कुछ बहुत अच्छे कुछ काम इन्होंने किए हो ऐसा है नहीं। 3 बिल लेके आए थे, किसान तो उसी से नाराज है। दूसरी बात ये है कि आपको अगर याद होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में बनी थी, तो 2013 में कांग्रेस के टाइम पे जाटों को आरक्षण मिला था केंद्र में। और जब ये सरकार आई तो वो आरक्षण उनका हट गया और कोर्ट का बहाना हुआ कि भाई कोर्ट ने हटा दिया, तो सरकार ने उसको ढंग से प्रोसेस नहीं किया, ढंग से कोर्ट में वो जो है अपने वकील ने दलीलें नहीं रखी, लिहाजा जाटों का आरक्षण चला गया। तो जाट तो उसी समय से नाराज है। लेकिन जाट उस तरह से जो दूसरा पक्ष है वो तो हिंदू बन गया था, कुछ जाट तो हिंदू के नाते भारतीय जनता पार्टी के साथ था। आज जिस प्रकार से ये घटना हुई है और आज एक भी जाट नेता, जो ढंग का जाट नेता हो, भारतीय जनता पार्टी में आपको किसी पद पे दिखाई नहीं देता है। आज आप अगर देखेंगे, सिर्फ 2 जाट मंत्री हैं जिसमें जयंत चौधरी हैं, उनका जमीन पे कोई जुड़ाव है नहीं। 2 जिलों के नेता हैं वो, दोनों जिलों में आपने देखा, मुजफ्फरनगर में खुद चुनाव हार गए वो, जहां से चौधरी अजीत सिंह एक बार चुनाव जीते थे और संजीव बालियान ने पहले उनको हराया, फिर हरिंदर मलिक ने इस बार हरा दिया, तो वहां खत्म आप हो गए। किसी तरह से आप बागपत में एक जिले की पार्टी बनकर रह गए हैं। और आपका जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में आप हैं, भारतीय जनता पार्टी में आपकी कुछ चल नहीं रही है। जाटों के लिए, किसानों के लिए आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, किसानों के लिए कोई योजना दे नहीं पाई। यहां तक कि उत्तर प्रदेश सरकार से चीनी मिलों से पेमेंट नहीं करवा पा रहे हैं आप, तो उनकी स्थिति क्या होगी आप ये समझ लीजिए। दूसरे मंत्री राजस्थान से हैं, भगीरथ चौधरी, वो भी एमओएस है, वो बेचारे सीधे आदमी है, उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। तो आपने नाम मात्र के 2 मिनिस्टर बना रखे हैं। इसके अलावा पिछली गवर्नमेंट में आपने कैबिनेट बनाया था वीरेंद्र सिंह जी को, वो जो कांग्रेस से आए थे, उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी है, अब वो बाहर हैं बिल्कुल। तो एक भी जाट कैबिनेट मंत्री ना होना, एक भी जाट भारतीय जनता पार्टी में किसी मुख्य पद पर ना होना जताता है कि जाटों के प्रति ये पार्टी निराग्रह या पूर्वाग्रह रखती है। इससे जाटों में एक नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन कुछ लोग जो है, जिनका अपना फायदा हो रहा है, जो अपने निजी स्वार्थ को साध रहे हैं, उस तरह के जाट समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बाकी अगर कोर समाज आप देखेंगे या बहुतायत में देखेंगे, जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। अगर जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ होता तो वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीतती। जाटों ने इस बार कम से कम 40 से 45% जाटों ने दिल पे पत्थर रख के साइकिल को वोट दिया है, क्योंकि वो पसंद नहीं कर रहे थे इनको। नहीं तो कभी आराम से वोट नहीं देता है जाट समाजवादी पार्टी को। वो लोकदल के बाद भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इतना नाराज था कि उसको मजबूरी में सपा पे जाना पड़ा। जी बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल, केपी मलिक साहब, सितंबर में एक बड़ा इस्तीफा, सीधा सीधा मैं पूछूं, 75 साल पूरा होने पे क्या मोदी जी इस्तीफा दे सकते हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए, आज की परिस्थितियां देख के संजय जी लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आश्चर्य आज आपको हो रहा है, ऐसे ही आश्चर्य आपको 17 सितंबर को हो सकता है, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर इस प्रकार की कोई चीज होती है, क्योंकि परिस्थितियां उस ओर इशारा कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक साहब, आपने इतना समय दिया मुझसे, रात में बातचीत की। धन्यवाद, आभार। ये थे केपी मलिक जी, और बहुत विस्तार के साथ राजनीति की समीक्षा कर रहे थे, बता रहे थे धनखड़ जी के इस्तीफे की कहानी। सब कुछ आसान नहीं है, सब कुछ इतना सहज नहीं है, जाहिर है बहुत बड़ी कुछ चीजें हैं। आप 4PM पे बने रहिए। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर और बड़े खुलासे बहुत जल्दी 4PM पर आएंगे। शुक्रिया, थैंक यू।